हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तेज। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूं एनसीएल HEMM ऑपरेटर का एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके और आप सभी लोग एक अच्छे स्कोर गेन कर सकें। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं एनसीएल के न्यू सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम पे पूरे चांसेस बनते हैं एग्जाम पे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं। सो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एनसीएल में कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम HEMM ऑपरेटर के एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, यह जो एग्जाम होता है इस एग्जाम पे 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। और दोस्तों, इस एग्जाम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आई होप आप सभी लोग इस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं HEMM ऑपरेटर के मॉक टेस्ट 1 को। तो मॉक टेस्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित पायलट रहित विमान है। आपको बताना है कि इन सभी 4 ऑप्शन में से कौन से पायलट रहित विमान हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा निशांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र जो है तो त्रिवेंद्रम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटी तट रेखा रखता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसके आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा गोवा। ठीक है, गोवा जो है तो सबसे छोटी तट रेखा रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहाँ की राजभाषा हिंदी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के अलावा दुनिया का ऐसा देश फिजी है जहाँ की राजभाषा हिंदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। फिजी देश की राजभाषा जो है तो हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा रस के 4 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है इंदुमती कहानी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही रहे ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किससे है। आपको बताना है कि डेविस कप का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेविस कप का संबंध जो है तो लॉन टेनिस से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किल कोरोना निम्न में से किस राज्य में चलाई गई योजना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा किल कोरोना जो है तो मध्य प्रदेश राज्य में चलाई गई योजना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग सिक्के के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लाइंग सिक्के के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई रिपीट, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लाफिंग गैस जो है तो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है N2O। ठीक है, क्या होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किससे होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेविस कप का संबंध होता है लॉन टेनिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किल कोरोना निम्न में से किस राज्य में चलाई गई योजना का नाम है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ कई बार डिस्कस किया हुआ है, सो आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा किल कोरोना जो है तो मध्य प्रदेश में राज्य में चलाई गई योजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग 5 सेकंड पे इसके राइट आंसर को देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपने सोचा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपका जवाब बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है N2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजर फेडरर किस देश से संबंधित है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रोजर फेडरर जो है तो स्विट्जरलैंड देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रोंकाइटिस रोग जो है तो फेफड़ों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके आंसर को आप सभी लोग बताएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा लक्षद्वीप की राजधानी है कवराती। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। कवराती जो है तो लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का सुख किस नदी को कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन का सुख जो है तो हांगहू नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आंखों के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा समान आँखों की सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा अरविंद घोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा चेचक रोग जो है तो विषाणु द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्की की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर रहा टर्की की राजधानी है अंकारा।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रथम खेल रत्न पुरस्कार जो है तो विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भाखड़ा नागल परियोजना जो है तो सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबु लामजाओ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई हाई जो है तो पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के बेंगलुरु शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे का नेटवर्क का स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहेगा विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क का चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कुचिपुड़ी जो है तो आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सितार का जनक निम्नलिखित में से अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आई रिपीट, सितार का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन था? आपको बताना है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ा महाकाव्य है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य सबसे बड़ा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा महाभारत। महाभारत जो महाकाव्य है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलबाग मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिलबाग मंदिर जो है तो माउंट आबू पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, दिलबाग मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसके आंसर को आप सभी लोग बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिंजौर गार्डन जो है तो चंडीगढ़ में स्थित है। दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए हिंदी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, रसखान का पूरा नाम क्या था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा रसखान का पूरा नाम था सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग गोविंद की रचनाकार कौन थी? यानी कि राग गोविंद की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा मीराबाई जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? आपको बताना है कि स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कोयल का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन सभी चार ऑप्शन में से कोयल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिसून। ठीक है, पिसून जो है तो कोयल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? आपको बताना है कि इन सभी चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय को हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल न गलना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। आपको बताना है कि डाल न गलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्य का सिद्ध न होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिक्रिएशन मीन्स एज। आपको बताना है कि रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर एंटोनिम्स एज। आपको बताना है कि सुपीरियर का एंटोनिम्स क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुपीरियर का एंटोनिम्स होगा इन्फीरियर। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और जिस टॉपिक से आपसे नहीं बनता है उसका नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा। क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, और यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था जो भी वीक नेम रहते हैं, वीक नेम यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इन सभी के नाम के आगे हमेशा किसका यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन है, ही वाज रीडिंग रामायण लॉर्डली। आपको बताना है इस क्वेश्चन पे किस आर्टिकल का यूज होगा। तो आप सभी लोग बताएं, रामायण एक धार्मिक पुस्तक है ना, यहाँ पे रामायण लिखा है। यदि यहाँ पे गीता भी लिखा होता तो हमेशा वहाँ पे किसका यूज करते, द का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी धार्मिक पुस्तकें रहती हैं उसके आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे पूछा है कि इन सभी चार ऑप्शन में से किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कैटरपिलर की स्पेलिंग सही लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विज़ कराता हूँ और PDF इसी पे अपलोड करता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ जाइए और इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 67351 पूरी तरह 9 से विभाजित हो जाए। बहुत ही जी क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पे मैंने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो संख्या दी रहती है, जैसे कि यहाँ पे संख्या क्या दी है, संख्या दी है 67351। ठीक है, इस संख्या को सबसे पहले हमें क्या करना है, योग के रूप में लिखना है। किस टाइप से लिखेंगे, 6 + 7 + 3 + 5 + स्टार +1 / 9, इस टाइप से लिखेंगे ना। तो अब क्या करना है, इन अंकों को जोड़ देना है। तो 6 × 7 कितना हो गया, 13, 13 × 3 16, 16 × 5 21, 21 और 1 कितना हो गया, 22। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 + स्टार / 9। तो आप सभी लोग स्वयं बताएं कि स्टार की जगह ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसमें 22 जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए। तो आप सभी लोग को क्या करना है, जो विकल्प दिए गए हैं विकल्प पे एक एक करके स्टार की जगह रखना है। तो हम यदि यहाँ पे 22 स्टार की जगह यदि हम 5 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 22 + 5 / 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 / 9, जो कि पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाती है। तो आपको इसी तरह चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन रहेगा सही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी है। ठीक है, क्वेश्चन पे बोल रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से चौगुनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने मान लिया कि उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, x हैं। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने होंगे, 4x होंगे। क्वेश्चन पे यही बोला गया है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, x हैं, और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हैं, 4x हैं।
इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, तो मेरा सबसे पहले आप सभी लोग से क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं कुल परीक्षार्थी कितने होंगे। तो कुल परीक्षार्थी होंगे उत्तीर्ण छात्र प्लस अनुत्तीर्ण छात्र, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 5x। 5x जो है तो कुल परीक्षार्थी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परीक्षार्थियों की संख्या। दोस्तों आप सभी लोग समझ जाइएगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, तो परीक्षार्थियों की संख्या कितनी आ गई, परीक्षार्थियों की संख्या आ गई 5x - 35। इसके बाद क्या बोला है, 9 अधिक अनुपस्थित होते, 9 अधिक अनुपस्थित होते, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी होगी आप सभी लोग बताएं। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या रहेगी x + 9। दोस्तों यहाँ पे हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी पता है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 5x - 35, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कुल परीक्षार्थी, आप सभी लोग समझ जाइएगा कुल परीक्षार्थी कितने हैं 5x - 35 है। इसके बाद अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है x + 9 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी आएगी आप सभी लोग बताएं। तो यहाँ पे हमें टोटल परीक्षार्थी पता है और अनुत्तीर्ण छात्र भी पता है, तो हम क्या करते हैं, टोटल परीक्षार्थी में से अनुत्तीर्ण छात्रों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी 4x - 44। ठीक है, 5x - 35 में से x + 9 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 4x - 44। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी पता चल गई और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी पता चल गई। तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, इन दोनों का अनुपात कितना है 2:1 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी 4x - 44 और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी x + 9 थी, और अनुपात कितना है 2:1। तो यहाँ से बस आप सभी लोग x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तिरिया गुणा कर देते हैं, x - 44 बराबर 2x + 18। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 62। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 31 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 खेतों का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर, 195 वर्ग मीटर है तो 285 वर्ग मीटर है। इसमें बराबर बराबर नाप की फूलों की आयताकार क्यारियाँ बनानी हैं। यदि प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, तो प्रत्येक की लंबाई हमें क्या करना है मीटर में ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्यारी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और चौड़ाई तो हमें यहाँ पे दी ही है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्यारी का क्षेत्रफल तो दिया ही नहीं है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 खेत हैं जिनके क्षेत्रफल कितने हैं 165 हैं, 195 हैं और 285 हैं। अब क्या करते हैं, इन तीनों का महत्तम समवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो इन तीनों का महत्तम समवर्तक कितना आ जाएगा, इन तीनों का महत्तम समवर्तक जो है तो 15 आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 वर्ग मीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना आ गया 15 वर्ग मीटर। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद यहाँ पे चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है 3 मीटर। तो यहाँ पे हम इजीली लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यारी की लंबाई। तो क्यारी की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। आप सब लोग अच्छे से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्यारी का क्षेत्रफल और यहाँ पे हम लिखेंगे क्यारी की चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना था 15 था और चौड़ाई कितनी है 3 है। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक क्यारी की लंबाई कितनी है 5 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 10 की पावर 3x
10 की पावर 3x बराबर कितना है 125 है। तो हमें ज्ञात करना है 10 की पावर -2x कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 की पावर -2x कितना होगा, हमें पता नहीं है। तो हमें कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि 10 की पावर 3x बराबर 125। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं x 10 की पावर x की पावर 3, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3। तो पावर पावर कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x बराबर 5। तो हमें यहाँ पे 10x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 10x की वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त होगी कितनी है 5 है। और हमें क्या ज्ञात करना है 10 की पावर -2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -2x, और 10 की पावर -2x को किस टाइप से लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं 10 की पावर 2x। आप सभी लोग जानते भी होंगे इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से एक बार व्यवस्थित करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 लिखा है, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 10x की वैल्यू यहाँ पे कितना दी है, 10x यहाँ पे वैल्यू दी है 5 दी है, और यहाँ पे पावर भी लगी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं आप बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करते हैं एक पंक्ति में कुल कितने पौधे हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं सिंपल वे पे इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक पंक्ति में पौधों की संख्या, ठीक है। एक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, जो भी पौधे दिए रहते हैं उनका वर्गमूल। तो यहाँ पे कितना है 17,956। तो 17,956 का वर्गमूल आ जाएगा 134। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा 134। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट में पहले 10 ओवर में रन रेट कितना था 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। दोस्तों इस टाइम पे आप सभी लोग मैच देखते ही होंगे, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि 10 ओवर में रन रेट कितना था 3.2 था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ओवर में रनों की संख्या, यानी कि 10 ओवर में कितने रन बने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 ओवर में कुल रनों की संख्या। तो 10 ओवर में कुल कितने रन बनेंगे 10 × 3.2। तो 10 ओवर में कुल कितने रन बनेंगे 32, यानी कि 32 रन बनेंगे। यहाँ पे ओवर लिखा हुआ, आप सभी लोग समझ जाइएगा। 10 ओवर में रनों की संख्या कितनी आ गई 32। और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। हमने यहाँ पे लिख दिया 40 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या। तो टारगेट कितना है 282 का, ठीक है। 10 ओवर तक कितने रन बने थे 32। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 282 में से 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 250, यानी कि अगले 24 ओवर में बनाए जाने वाले रनों की संख्या कितनी आ गई 250 आ गई। और हमें क्या ज्ञात करना है, रन रेट को ज्ञात करना है। तो हमें पता हो गया कि अगले 40 ओवर में कितने रन बनाना चाहिए 250 रन बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 ओवर में रन रेट होगा। तो 40 ओवर में कितना रन रेट होगा 250 में क्या करते हैं 40 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.25, यानी कि 250 में 40 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया 6.25। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति व पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बस क्वेश्चन पे क्या करना है, जो भी जितने गुना दिए रहता है बस उसे लेकर चलना है और विकल्पों से खेलना है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो आप सभी लोग विकल्प में ढूंढिए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसकी पहली वाली संख्या 4 गुनी लिखी हुई है। जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं तो 7 का 4 गुना कितना होगा? 28 होगा, तो ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। 12 का 4 गुना कितना होगा? 48 होगा, ये भी फिट नहीं बैठ रहा। और यहाँ पे 5 का 4 गुना कितना होगा? 20 होगा, ये भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं करता है। और 9 का 4 गुना कितना होगा? 36 होगा, और दोनों का योग भी कितना है? 45 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। बस अपने को इसी टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करना है। आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि पूर्णांक कितना है, हमने मान लिया कि पूर्णांक जो है तो x है। क्या मान लिया? हमने मान लिया कि पूर्णांक x है। अब इसके बाद क्या बोलना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 36% अंक चाहिए। लेकिन उसने कितने प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x का 36% बराबर x का 24% प्लस 9। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पे बोला है हमने सिर्फ वैसे ही लिखा है। क्वेश्चन पे बोला गया था कि उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे और उसने कितने प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि x इंटू 36/100 और यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 24/100 प्लस 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 36x और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 24/100 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? x आ जाएगा और यहाँ पे 9 तो रहेगा ही। अब क्या करते हैं, 36x में से 24x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 36x/100 माइनस 24x/100 और यहाँ पे कितना है? 9 तो यहाँ पे रहेगा ही। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 36x माइनस 24x और यहाँ पे 9 तो रहेगा ही। तो यहाँ पे कितना आएगा? 36 में से 24 गए तो 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x/100 और यहाँ पे 9 तो है ही। तो यहाँ पे आ गया 12x बराबर 900 और यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 900/12। तो 900 में जब हम 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि पूर्णांक जो है तो कितने का है? 75 नंबर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 मीटर की वृद्धि होती है। यदि इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है तो 2 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष बाद की पूछा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। तो 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी आप सभी लोग बताएं। तो बहुत ही सिंपल है, 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई होगी, वर्तमान में कितनी 8 मीटर है और प्रत्येक वर्ष कितनी वृद्धि होती है? 1/8 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 से 8 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 1 बराबर 9। यानी कि 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? 9 मीटर होगी। तो हमें यहाँ पे पता चला कि 1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी?
1 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है, और जो 9 मीटर है यही पेड़ की अब वर्तमान आयु कहलाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आप सभी लोग बताएं। तो 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई होगी 9 प्लस, और प्रति वर्ष कितनी बढ़ती है, 1/8 बढ़ती है, 9 × 1/8। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 प्लस 9/8। तो इसे आप सॉल्व करिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 9 8 72, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81/8। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई। आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 81 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 में जब हम 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10.125 मीटर। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी रहेगी, 10.125। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का कितने गुना है, 40 गुना है। तो हमने यहाँ लिख दिया 40%। ठीक है, यही बोला ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में कितने का अनुपात आ जाएगा, 40/100 का, 40% यानी 40/100 का। तो 0 0 कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/5, यानी कि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में कितने का अनुपात है, 2/5 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे व्यवस्थित करके, विक्रय मूल्य बराबर 5/2, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, 5/2 इंटू क्रय मूल्य। क्वेश्चन पे क्या बोला है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो बहुत ही सिंपल वे पे हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 है। हमने मान लिया कि क्रय मूल्य जो है तो 100 है। हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अब क्या करते हैं, क्रय मूल्य की जगह 100 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 5/2, और यहाँ पे हम लिख दिया 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2, और यहाँ कितना आ जाएगा, 100 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। अब 50 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 5 का गुणा कराएंगे तो 250 आ जाएगा। और यहाँ पे प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे हमने प्रतिशत लगा दिया। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है, 250%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है। सो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करेंगे। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था, फार्मूला था गुना -1 इंटू 100 बटे दर या फिर समय। दर या समय, जो भी क्वेश्चन पे मेंशन दिया रहता है उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे समय दिया है तो हम यहाँ पे समय लिखेंगे। ठीक है, तो बस इसे सॉल्व कर दीजिए उसी फार्मूले की मदद से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 -1 इंटू 100, और यहाँ पे समय कितना दिया है, समय यहाँ पे दिया है 5 वर्ष, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। तो बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 - 2, और यहाँ पे कितना रहेगा, 2 तो रहेगा ही, इंटू 100, और यहाँ पे कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 100, और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, 2 नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू 100, और यहाँ पे कितना रहेगा, 5 तो रहेगा ही। तो हम यहाँ पे करेंगे 100/5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, यानी कि ब्याज की वार्षिक दर कितनी आ गई, ब्याज की वार्षिक दर आ गई 10%। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर था। आई होप आप सभी लोग उस फॉर्मूले को याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइपों एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकती है, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइपों को खोल लिया जाए तो टंकी भर जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी लोग से बनता भी होगा, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, 3 पाइप हैं, ठीक है। 2 पाइप जो है तो टंकी को भरते हैं और तीसरी पाइप जो है तो उसे खाली करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पाइप, सेकेंड पाइप और यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड पाइप। फर्स्ट पाइप कितने घंटे में भरती है, 15 घंटे में, सेकेंड पाइप 12 घंटे में और थर्ड पाइप जो है तो कितने घंटे में भरती है, 20 घंटे पे। हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दिया क्योंकि यह टंकी को खाली करती है। तो 15, 12 और 20 टंकी में कुल कितना पानी भरना है, तो आप सभी लोग बताएं। तो टंकी में टोटल कितना पानी भरेंगे, 15, 12 और 20 का एलसीएम। तो 15, 12, 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। यानी कि टंकी में टोटल कितना पानी भरना होता है, 60 लीटर। तो पहली टंकी 15 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगी, आप सभी लोग बताएं। 4 लीटर पानी भरेगी। दूसरी टंकी 5 लीटर भरेगी और तीसरी टंकी जो है तो 3 घंटे में उसे खाली कर देगी। तो आप सभी लोग क्या करें, इन्हें आपस में जोड़ लीजिए। तो 5 4 9 हो गया। 9 में से 3 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो 6 बचेगा ना, तो इसी 6 का हम 60 में भाग लगा देंगे तो कितना बचेगा, 10। यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल लिया जाए तो टंकी भरेगी 10 घंटे पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं तो उसी भोजन को 50 व्यक्ति कितने दिन में खाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया कि 50 व्यक्ति उस भोजन को x दिन में खाएंगे। तो क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से सॉल्व करेंगे, 51 × 50 बराबर 50 × x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 50 को 50 से काट देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51। यानी कि 50 व्यक्ति उस भोजन को 51 दिन में खाएंगे। कौन से ऑप्शन पे लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाया जाता है तथा उसे उसी त्रिज्या के सिलेंडर में फोल्ड किया जाता है तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप में से कई लोग से बनता भी होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जब भी पिघलाने वाली बात आई और दूसरे में बदलने की बात आती है तो हमेशा वहाँ पे आयतन का योग होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। आप सभी लोग बताएंगे कि गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर यानी कि बेलन, सिलेंडर कुछ इस टाइप से होता है। तो आप सभी लोग बताएं सिलेंडर का आयतन क्या होगा, सिलेंडर मीन्स बेलन। तो सिलेंडर का आयतन हम यहाँ पे लिखेंगे, सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करते हैं, दोनों की आयतन को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो पाई से पाई तो कट गया, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h बराबर 4/3 पाई आर क्यूब था और यहाँ पे कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक आर कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/3 आर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आर। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या यहाँ पे दी है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 4/3 और r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 3 यहाँ पे दी गई है। r मतलब त्रिज्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो बेलन की ऊंचाई है यानी कि सिलेंडर की ऊंचाई है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, आयु में सुमन ऊषा से बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सुमन को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ और ऊषा को
यू से। ठीक है, तो क्वेश्चन पे क्या बोला है, सुमन उषा से बड़ी है, तो सुमन को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि उषा से बड़ी है। इसके बाद क्या बोला है, गीता उषा से छोटी है। अब उषा से छोटा कौन है, गीता है, तो गीता को मैंने लिख दिया जी। इसके बाद क्या बोला है, प्रेमा सुमन से बड़ी है, यानी कि सुमन से भी बड़ा कौन है, प्रेमा है। तो हमें बताना है इन सभी में से सबसे बड़ी कौन है, तो आप सभी लोग स्वयं बताएं। तो इन सभी में सबसे बड़ी है प्रेमा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं ओर से 14वां है, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, बाएं के लिए हमेशा घटाना होता है और दाएं के लिए हमेशा जोड़ना। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पंक्ति में पेड़ों की संख्या। तो पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7 + 14, और यहाँ पे बाएं लिखा है तो बाएं में से हमेशा एक को घटा देते हैं। तो 21 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोड भाषा में ABDC को क्या लिखा जाता है, ABDC को क्या लिख दिया जाता है, EFHG लिखा जाता है। तो उसी भाषा में IGL को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस टाइप से करे सीक्वेंस बनेगा, A से E तक के बीच में कितना गैप है, +4 का, B से F के बीच में कितने का गैप है, +4 का, D से H के बीच में कितने का गैप है, +4 का, और C से HG के बीच में कितने का गैप है, 4 का। सेम सीक्वेंस में IJLK को क्या लिखा जाएगा, I के चौथे अक्षर बाद क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ठीक है, J के चौथे अक्षर के बाद क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, और L के चौथे अक्षर के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और K के चौथे अक्षर के बाद क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, यानी कि MNPO इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग इसे और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए मैं इस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ, आप सभी लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकेंड की टाइमिंग देता हूँ, आप सभी लोग सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं। आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर दिए होंगे। तो इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला लिखा है तो हम क्या करते हैं, 0 का स्क्वायर करके 1 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे पे क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। सेम टाइमिंग पे क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसी टाइप से 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसी टाइप से 5 का स्क्वायर करते हैं फिर 1 को घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 में 1 चला जाता है, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे 37 लिखा हुआ है, तो 37 के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब इसके बाद 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 1 को घटा देंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस सीक्वेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HEMA का कोड नंबर 27 है तो VELU का कोड नंबर क्या होगा। बहुत ही इजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे हेमा लिखा है, आप सभी लोग अल्फ़ाबेट को ज़रूर देखिएगा एक बार, HEMA, और इन सभी का योग कितना है, 27 है। तो H अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे आता है, E 5वें नंबर पे, M 13वें नंबर पे आता है, और A जो है तो A नंबर पे आता है, पहले नंबर पे, सॉरी। तो अब क्या करते हैं, इन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 5 18 1 19, 19 8 27। यानी कि क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर दे रहते हैं उन्हीं के क्रम को वहाँ पे जोड़ देते हैं, तो कितना आता है, 27 आता है। तो उसी टाइप पे VELU को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप सभी लोग बताएं।
तो भी अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है? 22वें नंबर पे आता है 22। ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें। एल कौन से नंबर पे आता है? आप सभी लोग बताएं। 12वें नंबर पे। और यू कौन से नंबर पे आता है? 21वें नंबर पे। आप सभी लोग जोड़ें, बताएं कितना आएगा। तो 22 में से जब 21 को जोड़ेंगे तो 43 आएगा। 43 5 48, 48 12 60। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है एग्जाम रेज। आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूँ जो एग्जाम पे आ सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के, जिसे मैं इस आईडी पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों अब एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं जिनमें डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 70 है, निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का अधिक मूल्य होने का कारण है इसकी संरचना जटिल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आई रिपीट, निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है? तो इसका सिंपल सा कारण रहेगा इसकी संरचना जटिल होती है जिसके कारण इसका मूल्य अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कूल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या होते हैं? आपको बताना है कि एयर कूल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या हैं। तो एयर कूल्ड इंजन के लाभ हैं, ये हल्के होते हैं, इसमें से लीकेज नहीं होता है, एंटीफ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये सभी लाभ जो हैं तो एयर कूल्ड इंजन से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर के जोड़े निम्नलिखित द्वारा बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि रेडिएटर के जोड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेडिएटर के जोड़े सोल्डिंग द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, रेडिएटर के जोड़े किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सोल्डरिंग द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिड एक्सेल फ्रंट सस्पेंशन में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रिजिड एक्सेल फ्रंट सस्पेंशन में होता है लीव स्प्रिंग, ट्रांसवर्स स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। रिजिड एक्सेल फ्रंट सस्पेंशन में लीव स्प्रिंग, ट्रांसफर स्प्रिंग, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी इलाकों में किस ब्रेक का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पहाड़ी इलाकों में एग्जॉस्ट ब्रेक का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का इंजन शुरू करने से पहले आपको क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था वाहन का इंजन शुरू करने से पहले आपको रेडिएटर में जल स्तर और इंजन में तेल की स्तर की जांच कर लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीओ का फॉर्म 4A क्या बतलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आरटीओ को फॉर्म 4A बतलाता है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण आरटीओ के किस फॉर्म के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आरटीओ के फॉर्म 9 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण आरटीओ के किस फॉर्म के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर्म 9 के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स BS भारत में कब लागू किया गया था? तो बहुत इजी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स भारत में सन 2000 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षतिग्रस्त सड़कों पर सफ़ेद रंग की पट्टी अंकित करने का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर। इसका अर्थ होता है आवश्यकता पड़ने पर आप यात्रा के दौरान अपने पथ को बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप सब लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। क्षतिग्रस्त सड़कों पर सफ़ेद रंग की पट्टी अंकित करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आवश्यकता पड़ने पर आप यात्रा के दौरान अपने पथ को बदल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BS6 कब से पूरे देश में लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा BS6 जो है तो 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकलैंड्स का उपयोग कब किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा फॉकलैंड्स का उपयोग किया जाता है जब सड़कों पर कोहरा पड़ा हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपके वाहन को कोई ओवरटेक करना चाहे तो आप क्या करेंगे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा यदि आपके वाहन को कोई ओवरटेक करना चाहे तो आप उसे साइड तो देंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा उसे ओवरटेक करने के लिए पर्याप्त साइड देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आप सब लोग इस चिन्ह को देखें और बताएं यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। आई होप आप सब लोग इसके आंसर को राइट दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये वाला दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आगे फिसलन भरे सड़क है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा आगे प्राथमिक उपचार केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक सिग्नल पर लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग ट्रैफिक सिग्नल तो देखे होंगे जिस पे 3 रंग की पट्टी रहती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर किसकी रहती है? लाल रहती है, दूसरे पे पीले कलर की रहती है और तीसरे पे हरे रंग की होती है। तो आपको बताना है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य की लंबाई सर्वाधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा दाब की अधिकता के कारण डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BDC का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा BDC का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल पंप चलाया जाता है। आपको बताना है कि फ्यूल पंप जो है तो किससे चलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गियर से चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेसर प्रेशर है 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच, ठीक है। यहाँ पे 550 है, 350 से 550 प्रति वर्ग इंच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को कहते हैं TDC, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? टॉप डेड सेंटर, ठीक है। TDC का फुल फॉर्म क्या होता है? टॉप डेड सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला? सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? TDC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्कैबिंग क्या है? आपको बताना है कि स्कैबिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 सिलेंडर में इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है 1 3 4 2। कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। आई रिपीट 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1 3 4 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को नापा जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचिए और इसके आंसर को बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा CC में
मापे जाते हैं। जैसे आप सब लोग गाड़ी तो देखे होंगे, तो आप सब लोग पूछते होंगे कितने सीसी की गाड़ी है, पूछते ना, सेम उसी टाइप से रहता है, इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों अब करेंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, ड्रीम 11 के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा हर्ष जैन व भावित सेठ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस ओपन 2020 में मैन सिंगल्स का खिताब जीता था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा यूएस ओपन 2020 में मैन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा डायनेमिक थीम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स यानी कि PFG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक की सूची में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 116वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का मैन सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आई होप आप सब लोग को यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।